नमस्कार विद्यार्थियों। कल के व्याख्यान में मैंने आपको बताया कि जो राजनीतिक अपराधी हैं या राजनीतिक अपराध के लिए किसी भी व्यक्ति का प्रत्यर्पण नहीं किया जा सकता, और इस अर्थ में मैं ये बताना चाहूँगी कि राजनीतिक अपराध हम किसे कहेंगे या राजनीतिक अपराध का अर्थ क्या है। तो प्रत्यर्पण का हमारा टॉपिक चल रहा है और उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं ये बताना चाहूँगी कि राजनीतिक अपराध के अर्थ के संबंध में विभिन्न विधिवेताओं के बीच सहमति नहीं है, क्योंकि जो ओपनहाइम है वो ये मान के चलते हैं और उन्होंने कहा कि कुछ लेखक राजनीतिक इरादे से किए गए अपराध को राजनीतिक मानते हैं, जबकि अन्य राजनीतिक उद्देश्य के लिए किए गए अपराध को राजनीतिक कहते हैं। तीसरे प्रकार के लेखक केवल राज्य विरोधी कुछ अपराधों तक ही इनकी परिभाषा मर्यादित रखते हैं। स्टीफन ने भी कहा कि राजनीतिक अपराध वे हैं जो केवल घटनावश होते हैं तथा राजनीतिक उपद्रवों के भाग है, लेकिन ग्लान के अनुसार सामान्य रूप से राजनीतिक अपराध राज्य के विरुद्ध किया गया कार्य है। तो किसी भी कार्य को राजनीतिक मानने के लिए कुछ शर्तों को आवश्यक माना गया है, जैसे यह कार्य खुलकर किया जाना चाहिए या यह राजनीतिक उपद्रव के समर्थन में किया जाना चाहिए, और इस उपद्रव का संबंध दो पक्षों के बीच संघर्ष होना चाहिए और उनका लक्ष्य सरकार पर नियंत्रण का होना चाहिए। तो राजनीतिक अपराध हम किसे कहेंगे, इसको कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझा जा सकता है। इसमें कुछ केसेज हैं जिनके बारे में मैं बताना चाहूँगी, और महत्वपूर्ण केस है इसमें जैसे विलियम केसर का मामला। जर्मनी के सम्राट विलियम केसर द्वितीय ने हॉलैंड में शरण ली और मित्र राष्ट्रों की सर्वोच्च परिषद ने हॉलैंड से केसर के प्रत्यर्पण की मांग की। डच सरकार ने केसर के प्रत्यर्पण की मांग को यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर न करने के कारण वह इसे मानने के लिए बाध्य नहीं है। इसी तरह से रे कैस्टियोनी का मामला है। रे कैस्टियोनी ने स्विट्जरलैंड के राजनीतिक उपद्रव में भाग लिया। इसमें उसने राजनीतिक उद्देश्य से गोली चलाई। ये गोली रोसी नामक व्यक्ति को लगी और वह मर गया। रे पर हत्या का आरोप था, अतः इससे बचने हेतु वह इंग्लैंड भाग गया। स्विस सरकार ने ब्रिटिश सरकार से रे के प्रत्यर्पण की मांग की और ब्रिटिश न्यायालय ने इस आधार पर यह प्रार्थना अस्वीकार कर दी कि रे द्वारा गोली चलाने का उद्देश्य राजनीतिक था, अतः उसका अपराध राजनीतिक है और उसका प्रत्यर्पण नहीं किया जा सकता। इसी तरह हम म्यूनियर का मामला जिस पर चर्चा कर सकते हैं। इस केस में यह विचार किया गया था कि राजनीतिक अपराध क्या है। इस केस में अभियुक्त री म्यूनियर एक अराजकतावादी था तथा उसने पेरिस के एक कैफे में तथा कुछ बैरकों में 2 विस्फोट किए थे। अपराध करने के पश्चात वह भागकर इंग्लैंड चला गया और फ्रांस ने इंग्लैंड से उक्त अभियुक्त के प्रत्यर्पण की मांग की। क्योंकि राजनीतिक अपराधों का प्रत्यर्पण नहीं होता है, अतः अभियुक्त ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि उसका अपराध राजनीतिक है। इस केस में यह उल्लेखनीय है कि अभियुक्त किसी दल विशेष से संबंध नहीं रखता था। वह एक अराजकतावादी था तथा हर प्रकार की सरकार का विरोधी था। तो न्यायालय ने निर्णय दिया कि अभियुक्त का अपराध राजनीतिक नहीं था तथा प्रत्यर्पण के लिए उसका आदेश दे दिया गया। न्यायालय के अभिमत में किसी अपराध को राजनीतिक तभी कहा जा सकता है जब राज्य में 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दल हों और प्रत्येक दल अपनी सरकार बनाना चाहता हो। यदि इस उद्देश्य के लिए कोई अपराध किया जाता है तो वो राजनीतिक अपराध कहलाएगा, अन्यथा नहीं कहलाएगा। इसी तर्ज पर हम कोल्कजिंस्की का मामला भी देख सकते हैं, जो 1955 में कोल्कजिंस्की तथा अन्य के विवाद में ब्रिटिश न्यायालय ने राजनीतिक अपराध की व्यापक व्याख्या भी की है। पोलिश जहाज पर 7 नाविक सवार थे और यात्रा के दौरान उन्होंने अनुभव किया कि उन पर कड़ी राजनीतिक देखरेख हो रही है। यदि वे स्वदेश लौटेंगे
तो उन्हें अपने राजनीतिक विचारों के लिए कठोर दंड भोगना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने सुरक्षा की दृष्टि से जहाज के कप्तान के विरुद्ध विद्रोह किया और उसे पकड़कर जहाज को निकटतम ब्रिटिश बंदरगाह ले गए। ब्रिटिश अधिकारियों ने उन्हें नज़रबंद कर लिया। पोलैंड की साम्यवादी सरकार ने इनके प्रत्यर्पण की मांग की, क्योंकि 1870 के ब्रिटिश प्रत्यर्पण कानून में महायुद्धों में जहाज पर विद्रोह करना अपराधों में शामिल था। ब्रिटिश न्यायालय ने बताया कि 1870 का कानून राजनीतिक अपराधियों के प्रत्यर्पण को रोकता है। अतः इस मामले में प्रार्थियों के सामने केवल विद्रोह ही एकमात्र मार्ग था। अतः उनका अपराध राजनीतिक है और राजनीतिक अपराधियों को प्रत्यर्पित नहीं किया जा सकता। तो इस राजनीतिक अपराध के लिए विभिन्न देशों ने जैसे जैसे उनके सामने विभिन्न मामले आते गए, विभिन्न केसेज आए, उसके आधार पर अपने विचार भी प्रस्तुत किए। एटेंटेंट धारा के बारे में बताना चाहूँगी कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में राज्य के अध्यक्षों की हत्या के लिए अनेक प्रयास किए गए थे। ये कार्य सरकार पर नियंत्रण के लिए संगठित विद्रोह या संघर्ष का भाग नहीं थे, वरन आतंकवादी कार्य थे। 1854 में बेल्जियम में बसे हुए 2 फ्रांसीसियों ने फ्रांस के सम्राट नेपोलियन तृतीय के वध के लिए केले और लील के बीच की रेलवे लाइन पर बम विस्फोट कर दिया। फ्रांस ने इन दोनों व्यक्तियों के प्रत्यर्पण की मांग की, किंतु राजनीतिक अपराध होने के कारण यह मांग बेल्जियम के न्यायालय द्वारा अस्वीकार कर दी गई। भविष्य की व्यवस्था के लिए बेल्जियम ने अपने प्रत्यर्पण कानून में संशोधन किया और इसके अनुसार विदेशी सरकार के अध्यक्ष या उसके परिवार के सदस्य की हत्या को राजनीतिक अपराध नहीं माना जाएगा, ये उन्होंने स्पष्ट किया। इसे अधिकांश देशों ने फिर अपना भी लिया और भारत में जो भगोड़े अपराधी हैं उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून को जिस रूप में स्वीकार किया गया है वो कुछ इस तरह से है। जैसे ब्रिटिश सरकार द्वारा 6 मार्च 1986 को जारी किए गए एक श्वेत पत्र में कहा गया है कि ब्रिटेन ने 116 वर्ष पुराने प्रत्यर्पण कानून में संशोधन करने का निर्णय किया है ताकि अन्य ऐसे भगोड़े अपराधियों को सुगमता और सुविधा से प्राप्त कर सकें, जिन्हें प्राप्त करना और दंड देना अभी उनके लिए लगभग असंभव होता है। यह भारत के लिए बड़ी खुशखबरी थी, क्योंकि लंदन पिछले कई दशकों से भारत के लिए आतंकवादियों का सुरक्षित शरण स्थल तथा खालिस्तान के स्वयंभू नेताओं की उग्रवादी गतिविधियों का महत्वपूर्ण केंद्र बना हुआ था। अन्य पश्चिमी देश, पश्चिमी जर्मनी, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका भी इस मामले में ब्रिटिश नीति का ही अनुसरण करते रहे हैं, किंतु प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी की हत्या तथा हमारे बोइंग विमान कनिष्क और उसके 329 यात्रियों की जल समाधि ने इन देशों की आंखें खोल दी। वे अपने प्रत्यर्पण कानून में संशोधन करके भारत को अपराधी सौंपने की जिम्मेदारी धीरे धीरे अनुभव करने लगे। तो प्रत्यर्पण की व्यवस्था राजनीतिक अपराधों के मामलों में लागू नहीं की जाती। फ्रांस की राज्य क्रांति से पहले तक विभिन्न देश इस पक्ष में थे कि राज्य के प्रति अपराध करके दूसरे देशों में भाग जाने वाले व्यक्तियों का प्रत्यर्पण किया ही जाना चाहिए। लिहाजा उस समय की संधियों में ऐसे अपराधियों को सौंपे जाने की व्यवस्था की जाती थी, किंतु 1789 की राज्य क्रांति के बाद 1793 में फ्रांस ने जो संविधान स्वीकार किया उसमें ऐसे व्यक्तियों को शरण देने की व्यवस्था की गई जो स्वतंत्रता के संघर्ष में भाग लेने के कारण अपने देश से निकाले गए हों। ग्रेट ब्रिटेन, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड जैसे स्वतंत्रता प्रेमी यूरोपीय देशों में पिछली शताब्दी के पूर्वार्ध में यह विचार प्रबल हुआ कि निरंकुश शासन सत्ता वाले देशों में राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले क्रांतिकारियों को हमें शरण देनी चाहिए। तानाशाह राजाओं के अत्याचारों में ऐसे लोगों की रक्षा करना हमारा पवित्र कर्तव्य है। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब जर्मन सम्राट विलियम कैसर द्वितीय ने हॉलैंड में शरण ग्रहण की,
तो मित्र राष्ट्रों ने हॉलैंड से मांग की कि अभियोग चलाने के लिए सम्राट को हमें सौंपा जाए, किंतु राजनीतिक अपराधियों की शरण देने की अपनी पुरानी परंपरा के आधार पर हॉलैंड ने उनकी मांग अस्वीकार कर दी। हाल का उदाहरण ईरान के शाह का है, जो अपने देश से भाग निकले थे और न्यूयॉर्क में कैंसर का इलाज करा रहे थे। नवंबर 1779 में अयातुल्ला खुमैनी की ईरानी सरकार ने उनके प्रत्यर्पण की मांग वॉशिंगटन से की, ताकि उनके द्वारा जनता पर किए गए अत्याचारों के लिए उन पर मुकदमा चलाया जा सके, किंतु अमेरिका ने यह मांग स्वीकार नहीं की। पिछले दशक में खालिस्तान आंदोलन के प्रबल होने के बाद से भारत में पुलिस अधिकारियों की हत्या तथा दूसरे भीषण अपराध करके भागने वाले अनेक सिख आतंकवादियों ने पश्चिमी देशों में राजनीतिक अपराधी के रूप में शरण दिए जाने और प्रत्यर्पण से छूट की मांग की। कुछ पश्चिमी देशों ने उनकी मांग स्वीकार करके भारत का सिरदर्द बढ़ा दिया और इस विषय पर तलविंदर सिंह का मामला भी उल्लेखनीय है। 45 वर्षीय उग्रवादी भारतीय नागरिक तलविंदर 1981 में पंजाब में 2 पुलिस अफसरों की हत्या करके गिरफ्तारी से बचने के लिए नेपाल भाग गया। वहां से यूरोप के अनेक देशों में घूमते हुए कनाडा पहुंच गया और भारत ने अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन इंटरपोल की सहायता से उसे गिरफ्तार करने का प्रयास किया। तो इस परिस्थिति में जब तलविंदर ने पश्चिमी जर्मनी में शरण ली, तब भारत सरकार ने वहां की सरकार से उसे सौंपने की प्रार्थना की। भारत का कहना था कि 2 हत्याओं से संबंध होने के कारण तलविंदर पर हम मुकदमा चलाना चाहते हैं और इससे राजनीतिक शरण का कोई प्रश्न नहीं उठता। इस परिस्थिति में भारत सरकार की प्रार्थना पर पश्चिमी जर्मनी ने एक न्यायालय ने तलविंदर के प्रत्यर्पण पर विचार किया और इसमें भारत की ओर से पेश किए गए साक्ष्य इतने प्रबल थे कि बॉन में सबका यही ख्याल था कि न्यायालय निश्चित ही तलविंदर को भारत सरकार के हवाले करने का निर्णय करेगा, किंतु न्यायालय फैसला दे इससे पूर्व ही 18 जुलाई 1984 को पश्चिमी जर्मनी सरकार ने अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए तलविंदर को कारागार से मुक्त करके कनाडा भिजवा दिया। बोन के विदेश मंत्रालय का कहना था कि तलविंदर के पास कनाडा का पासपोर्ट था, अतः उसे वहीं भेजना उचित था और तलविंदर 1981 से चल रहे अकाली आंदोलन तथा पृथक सिख राज्य खालिस्तान की मांग के कारण पंजाब में उत्पन्न विशेष स्थिति का हवाला देकर कह रहा था कि भारत सरकार जानबूझकर राजनीतिक कारणों से मुझे हत्या के मामले में फंसा रही है। तो बोन सरकार का यह विचार था कि पंजाब की तत्कालीन परिस्थिति में तलविंदर की रिहाई करना मुनासिब है, अतः उसने जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है न्यायालय के निर्णय से पहले ही तलविंदर को मुक्त कर दिया। तो आतंकवाद से जुड़े भारतीय अपराधियों के बारे में पिछले वर्षों तक ब्रिटेन, कनाडा, अमेरिका जैसे पश्चिमी सरकारों का यही दृष्टिकोण रहा था। अक्टूबर 1985 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी की ब्रिटेन की राजकीय यात्रा के समय वार्ताओं में यह मामला उठाया गया था। भारत सरकार ने इस बात पर बहुत बल दिया कि भारतीय आतंकवादियों को ब्रिटेन से किसी प्रकार की सहायता नहीं मिलनी चाहिए और अपने यहाँ शरण लेने वाले भगोड़े आतंकवादी अपराधियों को भारत के हवाले करने के लिए ब्रिटिश सरकार को मुस्तैदी से कार्रवाई करनी चाहिए। इसके लिए भारत सरकार ने ब्रिटेन से एक प्रत्यर्पण संधि का प्रस्ताव किया और उसका मसविदा भी ब्रिटिश सरकार को विचारात पेश कर दिया। उस समय तक ब्रिटिश सरकार आतंकवादी अपराधियों को सौंपने के बारे में 1976 के आतंकवाद निरोधी कानून को भारत के लिए भी लागू करने को तैयार थी। उसका कहना था कि सिख आतंकवादियों के विरुद्ध हम उसी स्थिति में कोई कार्रवाई कर सकते हैं जब वे किसी ब्रिटिश कानून को तोड़ें। इससे भारत की समस्या हल नहीं होती थी, अतः ब्रिटेन ने अपने 1870 के कानून में संशोधन करने की बात सोची। 6 मार्च के श्वेत पत्र में 116 वर्ष पुराने कानून में संशोधन करने की बात की थी। अब तक इस कानून के अनुसार अपराधी का प्रत्यर्पण चाहने वाले देश को अपराधी के विरुद्ध ब्रिटिश न्यायालय में और ब्रिटिश कानून के अनुसार प्रथम दृष्टया मामला साबित करना पड़ता है तथा ब्रिटिश अपराध न्यायाधीश को यह विश्वास करना पड़ता है कि यह अपराधी प्रत्यर्पण के योग्य है। यह बहुत कठिन कार्य है और अपराधियों की सुपुर्दगी में प्रबल बाधा भी बना हुआ है। 31 मार्च को ब्रिटेन के विदेश मंत्री जेफरी होम ने नई दिल्ली में भारत सरकार को यह विश्वास दिलाया
कि सिख आतंकवादियों के प्रत्यर्पण को सुगम बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रत्यर्पण संधि के मसौदे पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जा रहा है। ब्रिटिश सरकार अपने देश को भारत विरोधी कार्रवाई का अड्डा नहीं बनने देगी। उन्होंने बताया कि ब्रिटेन ने राजनीतिक शरण के लिए सिख उग्रवादी जसवंत सिंह ठेकेदार की अर्जी ठुकरा दी थी और इस तरह से जो मामले हैं उसके बारे में ब्रिटेन ने सकारात्मक रुख अपनाना शुरू कर दिया। धन्यवाद।